मालवन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गोरखपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे एक शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस शख्स ने ट्रिपल-सी की परीक्षा देने के लिए अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बिठाया था। गोरखपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे चंद्रकांत को असुरन चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार ने बताया कि शाहपुर थाने में पिछले साल 10 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दूसरे के नाम से परीक्षा दे रहा आरोपी जितेंद्र कुमार गुप्ता को पुलिस पहले से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। अब इस मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त चंद्रकांत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध शाखा में विवेचना के दौरान जिसके लिए एग्जामिनेशन जो अपने लिए एग्जामिनेशन दिलवा रहा था, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जो आज गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम चंद्रकांत है। चंद्रकांत के बदले पहले जितेंद्र कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जितेंद्र कुमार गुप्ता ये जिला महाराजगंज के हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। आज चंद्रकांत करके हैं, ये जनपद देवरिया के रहने वाले हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इसी संबंध में पकड़ा गया आरोपी चंद्रकांत ट्रिपल-सी की परीक्षा के लिए अपनी जगह जितेंद्र कुमार गुप्ता को बैठाकर परीक्षा दिला रहा था। इसी मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। खादी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांधी आश्रम को हर साल गांधी जयंती से 3 महीने तक दी जाने वाली 10% सब्सिडी इस बार नहीं मिली। साल 1951 में पहले पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद यह दूसरा मौका है जब लोगों को खादी वस्त्रों की खरीद पर 10% अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं मिला। खादी वस्त्रों की हाथ से कताई और बुनाई होने के कारण समय और लागत दोनों लगते हैं। खादी वस्त्र लोगों को रियायती दर पर मिले, इसके लिए पहली पंचवर्षीय योजना में कई प्रावधान किए गए। सबसे अहम थी केंद्र सरकार द्वारा खादी वस्त्रों पर 10% की अस्थायी छूट। यूपी सरकार द्वारा भी तब गांधी जयंती से 3 महीने के लिए 10% अतिरिक्त छूट दिए जाने लगी। क्षेत्रीय गांधी आश्रमों में भी 3 महीने के लिए 5% छूट निर्धारित की। इस तरह हर वर्ष गांधी जयंती पर गांधी आश्रमों में 2 अक्टूबर को खादी वस्त्रों की खरीद पर 25% की छूट होती थी, जो 31 दिसंबर तक चलती थी। बाकी साल भर केंद्र द्वारा जारी 10% की छूट मिलती थी। यूपी में पहली बार वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने छूट संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया। फिर 2019-20 में छूट की घोषणा की गई, लेकिन कई गांधी आश्रमों को सब्सिडी की पूरी रकम नहीं मिल पाई। इस वर्ष भी छूट संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो पहले के जो खादीधारी लोग थे उनके घर में चरखा चलता हो तो वो लोग समझे कि अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिक्री हो तो उस पर सब्सिडी दो, ताकि जो मार्केट में जो सूती वस्त्र है या जो भी वस्त्र है उसके बराबर जो है खादी का वस्त्र भी हो जाएगा। मुरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे, उस समय 35 से 40% रिबेट मिला। उसके 2-3 साल पहले करीब 30% रिबेट मिला था। इधर जो है पिछले साल 25% रिबेट मिला और इस साल 20% रिबेट मिला। जो रिबेट मिला भी, क्योंकि सरकार घोषणा तो कर दी कि आप रिबेट दो, हमने 10% रिबेट दे दिया। वो रिबेट का पैसा जो है ग्राहक उतना घटा करके ग्राहक लेकर के अपना सामान चला गया और हमारा पैसा भी डैम्प हो गया। कोरोना का असर इस बार गांधी जयंती के दिन भी साफ दिखा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 1/3 ही बिक्री हुई। वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर को गोलघर गांधी आश्रम से करीब 5,08,000 रुपए का रिकॉर्ड बिक्री हुई, लेकिन इस बार 2 अक्टूबर को मात्र 1,78,000 रुपए की ही बिक्री हुई। पिछले 1 दशक में ये सबसे कम बिक्री है। हर बार गांधी जयंती पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 10% की छूट भी इस वर्ष नहीं दी गई। गोरखपुर जिले के कौड़ीराम ब्लॉक के कुशवाहा जिला पंचायत 59 वार्ड की तमाम बिजली समस्याओं को लेकर
पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विनय कुमार सिंह बिन्नू ने चीफ इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारी ने तत्काल समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण हो जाएगा। इसके अलावा महीने भर में कुछ गाँव में तार भी बदलने का भरोसा अधिकारी की तरफ से दिया गया है। आज अपने गोरखपुर जिले की काफ़ी कुशवासी क्षेत्र की काफ़ी समस्या को लेकर के चीफ इंजीनियर, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद चीफ साहब और अधिशासी अभियंता ने बताया कि आपके कुशवासी की जो भी समस्या है यथाशीघ्र उसका निस्तारण किया जाएगा तथा उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो भी तार है उसके नवीनीकरण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाएगा। पुराने तारों को बदलने को एबीसी के केबल के द्वारा बदलने हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें कार्रवाई प्रारंभ कराई जा रही है। शीघ्र ही सर्वे करा करके आपके क्षेत्र के कार्य प्राथमिकता पर लिए जाएंगे और यथाशीघ्र कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे आपकी सभी तरह की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द संभव पाएगा। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के आह्वान पर सभी 75 जिलों में कार्यकर्ता हाथरस की घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ में भी एक दिन का प्रदर्शन किया गया। हाथरस की घटना के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। लूट, हत्या और रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रही है। आए दिन जो बच्चों के साथ, बहुजन समाज के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसके विरोध में आज हम बहुजन क्रांति के मोर्चा के नेतृत्व में 550 जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगला चरण जो है कि 15 अक्टूबर को हम करेंगे। और अगर इस तरीके से बलात्कार और अत्याचार नहीं रुकता है तो भाजपा के खिलाफ हम जन आंदोलन बहुत ही जल्द बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। बहुजन क्रांति मोर्चा ने आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। लोगों का भरोसा सरकार से उठ गया है। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़या बुजुर्ग गांव के रहने वाले गोपाल चौहान का जमीन बिकवाने को लेकर गांव के कुछ लोगों में विवाद हुआ। उसी मामले को लेकर 15 दिन पहले दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई थी। घटना की शाम गोपाल अपने छोटे भाई के साथ बाइक से सुदामा चौराहे पर जा रहा था। उसी दौरान बाइक से आए कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। एक हमलावर ने गोपाल चौहान के सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने मृतक गोपाल चौहान के भाई पर भी हमला किया, लेकिन वो निकल भागने में कामयाब रहे। एक हमलावर जितेंद्र भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का गांव का कोई पुराना विवाद था, जिसमें ये आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक आदमी की डेथ हो गई है, एक आदमी गंभीर रूप से घायल है। इसको घायल को गोरखपुर जो है वो मेडिकल कॉलेज में रेफर करके अभी भेजा जा रहा है। और इसमें जो भी नाम प्रकाश में आएंगे या जिनके खिलाफ भी FIR होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। देवरिया में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली इसका ताजा उदाहरण है। खेतों में जलभराव की समस्या से जूझ रहे बोहा के किसानों को समस्या से निजात दिलाने के लिए पूर्व मंत्री और सपा नेता नारद राय के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता बलिया में कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और प्रशासन से किसानों की समस्या पर ध्यान देने की मांग की। बलिया में सदर तहसील के बोहा इलाके में किसानों का हजारों एकड़ खेत बारिश के पानी से भरा रहता है, जिसके कारण किसानों को खेती करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के मद्देनजर पूर्व मंत्री नारद राय की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान नारद राय ट्रैक्टर चलाते भी दिखे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से बोहा का पानी घाघरा और गंगा नदी में नहीं जा रहा है, क्योंकि घाघरा नदी में जाने के लिए कंचनपुर केवा में बने रेगुलेटर और गंगा नदी के पानी जाने के लिए रेगुलेटर बंद हो गया है। साथ ही बहुत सी सड़कों का निर्माण कराते समय इस समस्या को लोक निर्माण विभाग ने नजरअंदाज करके पुलों का निर्माण भी नहीं कराया। बलिया शहर से लेकर के और रेवती तक का है, जहां जिसको हम बोहा का इलाका कहते हैं।
वहाँ पिछले 2 साल से जल जमाव है और वहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है। समाजवादी पार्टी आज किसानों के सवाल पर किसानों के साथ खड़ा होकर के ताल ठोकर के लड़ाई लड़ी है और जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कल फिर मीटिंग करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर जल निकासी करा देंगे। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। बोहा इलाके में कई सालों से हजारों एकड़ खेत पानी से डूबा हुआ है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। उसी के मद्देनजर सपा कार्यकर्ता जिला अधिकारी से मिलने आए थे ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इसको लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। शिवपाल यादव ने हाथरस की घटना को भी सरकार के दामन पर दाग बताया। प्रसपा मुखिया ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। हमारे साथ खास बातचीत में शिवपाल यादव ने यूपी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो तारीखें हैं वो तय हो चुकी हैं। ऐसे में 8 सीटों पर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। इस वक्त शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। शिवपाल जी, कितनी तैयारियां हैं बाई इलेक्शन की? देखिए, बाई इलेक्शन हमारे जो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई थी तो उसमें निर्णय लिया गया है कि 2022 की हमें तैयारी केवल करनी है। अभी उपचुनाव लड़ाना नहीं है। अब समय बचा नहीं है, बहुत कम समय है। तो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें नहीं लड़ाएगी। आपका कहना है अभी 2 सीटों पर प्रत्याशी आपने घोषित किए थे, जिसका जो उन्नाव से थी उस सीट का कैंसिल किया, लेकिन टुंडला की सीट अभी बाकी है। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, तो ये भी टिकट कैंसिल होगा? देखिए, उस पर तो अब एक सीट पे तो विचार कर लेंगे और हमारा केवल है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और सभी विपक्ष एक हो जाए। तो हम चाहते हैं कि पूरा विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाए। बिल्कुल। तो इसलिए हम अपने प्रत्याशी नहीं उतारना चाह रहे हैं। ठीक है, आप पार्टी से नहीं उतारना चाह रहे प्रत्याशी। सारे विपक्ष की बात करें कि सभी एक हो जाए, तो क्या चाचा भतीजे भी एक होने जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो कई बार बोल चुके उस पर। अब हम मुझे कुछ नहीं करना, अब तो निर्णय तो उनको लेना है। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को लगातार आपका यही बयान आया है कि अखिलेश यादव का निर्णय होगा। क्या आपका निर्णय नहीं हो सकता? क्योंकि हाल ही में एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि पार्टी मर्ज नहीं करेंगे, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसका अस्तित्व बचा के रहेंगे। देखिए, तालमेल कर सकते हैं। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और हम सभी छोटे छोटे दल को मिला करके और विपक्ष के जो भी दल हैं, बड़े दल हैं, सब एक हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। ये हमारा प्रयास होगा। बिल्कुल। बात अगर जो करें हाथरस का कांड, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेप है वो होते जा रहे हैं। आज भी एक 8 साल की बच्ची का लखनऊ के अंदर रेप हुआ है। आपकी पार्टी सड़क पर उतरी है, वो चाहे रोजगार के मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? आखिर कहाँ कमी रह गई है कानून व्यवस्था में? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है और जो देखिए महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हाथरस की घटना है, इधर बलरामपुर की घटना है, इधर कानपुर देहात की भी घटना है, इधर लखनऊ की घटनाएं हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है, महंगाई में फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि विपक्ष पूरा एक होकर के लड़े। तो उसमें देखिए, हमने तो इतना कहा है कि
भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मैं तो त्याग कर सकता हूँ और संघर्ष मुझे करना ही है, हैं? तो संघर्ष पर हम लोग निकलेंगे, हैं? और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाने के लिए मुझे त्याग भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने बताया कि संघर्ष के लिए अब वो निकलेंगे। जो 2022 की तैयारी है वो विपक्ष पूरी एक होकर करे और बीजेपी को हटाने के लिए त्याग करने पर भी वो पीछे नहीं हटेंगे। गाजीपुर के कासमाबाद कोतवाली अंतर्गत आने वाले एक गांव में ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई परिवार, नाते रिश्तेदार ऐसा भी कर सकता है। गांव में उस समय हलचल मच गई जब 4 साल बाद एक महिला अपने घर वापस लौटी। मृत होने की सूचना पर जिनका अंतिम संस्कार घर वाले कर चुके थे, वो महिला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ जिंदा वापस गांव पहुंची तो उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इस महिला की आपबीती ने मानवीय संबंधों और इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। गाजीपुर के कसीमाबाद कोतवाली इलाके में एक महिला को मृत समझकर परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया। अचानक 4 साल बाद जब मृत महिला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ गांव पहुंची तो हड़कंप मच गया। महिला को देखने और उसका हाल जानने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों को जब उसने अपनी आप बीती बताई तो एक खौफनाक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का खुलासा हुआ। महिला के अनुसार ये मामला लगभग 4 साल पहले का है। पीड़िता के पिता का पहले ही निधन हो गया था। इसी दौरान महिला की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मौके का फायदा उठाकर इलाज के बहाने महिला को उसके कथित मौसी मौसा अपने साथ ले गए और फिर उसे बेहोश करके ट्रेन से बच्ची समेत आगरा जबरदस्ती ले गए और देह व्यापार के बाजार में बेच दिया। वहां भी उसे 2 बार खरीदा और बेचा गया। उधर गांव में मौसी मौसा ने पुतले का दाह संस्कार करके महिला को मृत घोषित कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद महिला की मां ने भी दम तोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ दर दर की ठोकरें खाती महिला की इस बीच शादी हो गई। उसकी एक बेटी भी है। गनीमत ये रही कि पीड़ित महिला किसी तरह 4 साल बाद अपने गांव आ गई और पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने मुंह बोले मौसी मौसा को गिरफ्तार कर लिया है। हम बुलाए थे, हम गए थे, कल के मौसा का बात हुई है, बस इतना कैसा है। उसने ने गाड़ी सुना के बेहोश कर दी, हम गिर गए। गिरला के बाद साहब हमके मालूम ना का बोल का ना बोल, तो हम ट्रेन में गए नहीं तो फिर बैठल नहीं तो कल के मौसा कहाँ लेके जा रहे। 2-3 थप्पड़ मार दिए साहब और 3 थप्पड़ बाद मरला के बाद अब साहब अब उठ हो गए। डरने के मारे हम कुछ बोली नहीं। हम लोग को यही पता था कि वो मर गई है। लड़की ऐसा है नहीं, थोड़ा सा दिमाग की थोड़ा हल्की है सर। हम लोग को मालूम नहीं था कि कहाँ गई है। जब 3.5-4 साल के बाद आई तो हम लोग अवाक हो गए। ये सब बताने लगे कि गाँव का एक विजेंदर नाम है, यही ऐसा सब घटना किया है, लेकर गया है। इस संदर्भ में थाना कासमाबाद में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो व्यक्ति इनको लेकर के गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला की आपबीती सुनने के बाद हर कोई हैरान है। किसी को यह यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसी के साथ ऐसा धोखा भी हो सकता है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में और भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बागपत जिला जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में तबादले का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई विशेष अदालत भेजी जाए। कोर्ट ने यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया। ये आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई विशेष अदालत भेजी जाए। कोर्ट ने यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया।
सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय यादव का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजों के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआई की अदालत को किया जाए ताकि मामले की साजिश सहित हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हत्या के पीछे के लोगों का पता लगाया जाए और पता किया जाए कि क्या वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेकर केस सीबीआई अदालत में तबादले की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाथरस केस के पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में परिवार ने अदालत से कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए अत्यधिक बंदिशों के चलते वो अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। इसलिए परिवार ने अदालत से मांग की है कि उन्हें लोगों से मेल मिलाप की छूट देने के साथ ही दूसरों से खुलकर बात करने की अनुमति दी जाए। हाथरस के पीड़ित परिवार की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पीड़ित परिवार की तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिसमें परिवार ने लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दिए जाने और अपनी बात खुलकर रखे जाने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की बंदिशों के चलते पीड़ित परिवार घर में कैद सा होकर रह गया है। बंदिशों के चलते तमाम लोग मिलने नहीं आ पा रहे हैं और परिवार किसी से खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि आप इस पर एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सीख कीजिए और उस इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो स्टैंड है उसको एक शॉर्ट एफिडेविट के माध्यम से माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि पीड़ित परिवार को कहीं आने जाने की स्वतंत्रता देने पर उसका क्या विचार है। सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बस्ती जिले में पुरानी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, कई राउंड गोली भी चली। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में आगामी प्रधानी चुनाव को देखते हुए दो पक्षों में काफी दिनों से आपसी विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले जमकर मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के एक लोगों को शांति भंग करने का चालान काटा था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हो गए। थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पे वहाँ पे गए हुए हैं और एडिशनल एसपी साहब को भी मौके पे मैंने भेजा है। इन दोनों के जो असले हैं, जो लाइसेंसी असले हैं, वो जब्त कर लिए गए हैं और दोनों पक्षों के मुकदमे पंजीकृत करके, पूर्व में भी इनके मुकदमे पंजीकृत थे और इनके दोबारा मुकदमा पंजीकृत करके और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस घटना को जिन जिन लोगों ने वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया, उन सभी के विरुद्ध इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें आवश्यकता पड़ने पर गुंडा और एनएसए जैसी कार्रवाई भी इसमें अमल में लाई जाएगी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर ये रंजिश बताई जा रही है। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।